अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी प्लान में मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस भाट साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे बढ़ते हुए जुराइम के हवाले से और पुलिस की इस पे क्या कारकर्दगी है और पुलिस क्या कर रही है जो रोज़ ब रोज़ जो है जुराइम में इजाफा होता जा रहा है। और इसके अलावा इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि जब कोई भी डकैती की वारदात होती है तो उसमें घरेलू सामान जो है वो तो लूटा ही जाता है, लेकिन साथ में ख़वातीन को जो है वो भी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं जो पुलिस अभी तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है, क्योंकि आईजी पंजाब जो है वो बहुत दफ़ा तब्दील हो चुके हैं और उनकी जानिब से बारहा ये भी कहा जाता है कि हम जो है वो जुराइम पर कंट्रोल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जुर्म है वो नहीं होगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जुर्म जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और उस पर कंट्रोल पाना मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। और इसी पर हम जो है वो मज़ीद बात कर लेते हैं यूनुस भाट साहब से कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। जी सर, कैसे हैं आप और बताइए कि क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ पर रोज़ जो है वो जुराइम में इजाफा हो रहा है, डकैतियों की वारदातें जो हैं वो भी हो रही हैं और साथ में ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद जो किया जाता है ये जो है फ़िक्र लम्हा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और जो पंजाब पुलिस है वो क्या कर रही है इस पर। जी, मैं इसके हवाले से बताता चलूँ इरम, सूरत ये है जी कि सूबाई दारुल खुलाफा जो कि पंजाब का चेहरा मोहरा भी है जी यहाँ की अगर हम बात कर लें तो अगर पिछले चंद माह में देखा जाए तो जराइम की सूरत जिस तरह बड़ी है इंतहाई अफसोसनाक है। हमारी पुलिस का काम है अमन व अमान कायम करना, आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। जी आप चंद दिन पहले देखें कि डिफेंस जैसे पोश इलाके में जहां आपने देखा होगा कि सारे पोश इलाके जो लाहौर के हैं वहाँ इंतहाई वो रीज़नेबल लोग रहते हैं, वहाँ जुर्म का सजद होना कोई इतना अच्छा या आसान नहीं होता और उसे कोई यानी कि ये नहीं कह सकता कि इस इलाके में जुर्म जी ये तो बड़ा उस तरह की आबादी है, यहाँ कोई मुलजमान ऐसे रहते हैं जी, ये रास्ते ऐसे हैं, यानी कि सारे वो बड़े गस्टेड अफसर लोग, बड़े पढ़ी लिखी फैमिली, ब्यूरोक्रेसी ऐसे इलाकों में रहती है। तो वहाँ ये ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि जब आप सुनते हैं तो आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। अभी चंद दिन पहले वहाँ यानी कि जिस दिन लाहौर में दाता दरबार का उर्स जारी था, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलम हो रहा था, तो डिफेंस के इलाके में एक लेडी डॉक्टर जो कि घर से अपनी एक मेडिकल की स्टूडेंट को मिलने के लिए उसके घर जाती है, मोटरसाइकिल सवार डाकू उसका ताक़ब करते हैं। यानी कि आप देखें कि मोटरसाइकिल सवार डाकू, इसका मतलब है जो ताक़ब कर रहे हैं वो डिफेंस जैसे इलाके में सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। वो ताक़ब करते हैं, वो जो लेडी डॉक्टर है वो गाड़ी पर होती है, वो अपनी सहेली के घर जब पहुंचती है दरवाजे पर गाड़ी खड़ी करती है तो डाकू जैसे ही वो देखते हैं कि ये लड़की गाड़ी से बाहर निकलती है वो अपना पिस्टल उसकी गर्दन पर रख देते हैं। वो उसको कहते हैं कि जी जो कुछ भी है निकाल दो। वो उसका पर्स छीनते हैं, उसका मोबाइल लेते हैं और उसको साथ ही फायर मार के उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। कितने लाड से, कितने शौक़ से माँ बाप ने उसको पाला होगा, उसके वालिदैन भी डॉक्टर हैं, उस बच्ची की बेचारी जिसकी मौत वाक़या हुई है उसकी माँ भी डॉक्टर है, उसका बाप भी डॉक्टर है। अब उन पर क्या बीती होगी, वो किस तरह इस हुकूमत के लिए दुआगो होंगे, वो किस तरह महकमा पुलिस को कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा अदारा है। यानी कि दिन दिहाड़े ये डिफेंस के इलाके में दिन दिहाड़े वाक़या पेश आया है। यहाँ यानी कि कैमरे लगे हुए हैं जहाँ बहुत से ऐसे यानी कि जगह जगह पे आपने देखा होगा कि कोई ना कोई सिक्योरिटी के एहलकार भी मौजूद होते हैं। तो डाकुओं ने एक लड़की को कत्ल किया, उससे माल छीना और बड़े आसानी से वहाँ से फरार हो गए। अच्छा यूनुस साहब, हम आपकी बात को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो ज्वाइन किया है रियाज अवान ने जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं सर अपने प्रोग्राम में और आपसे ये पूछना है कि आईजी पंजाब राव सरदार अली खान को तैनात हुए तकरीबन 1 माह होने को है, लेकिन पंजाब में जुराइम की सूरत हाल जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल हो सकी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जराइम की शरह जो दिन ब दिन जिसमें इजाफा होता चला जा रहा है उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजूहात तो वो पुलिस खुद बता देती है, जिसमें उनका ये कहना है कि चूंकि प्री रजिस्ट्रेशन हो गया है और प्री रजिस्ट्रेशन की वजह से जो है वो क्राइम जो है रजिस्ट्रेशन बढ़ी है, जिसकी वजह से आपको
क्राइम के आदाद शुमार जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। जी। लेकिन अगर हकीकत में अगर देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्राइम वाकई हो बहुत ज्यादा रहा है। बिल्कुल। हाँ, उसकी ये भी पुलिस का दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब पुलिस अपनी नाकामी को छुपाती है तो वो ये कहती है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से लोग क्राइम भी कर रहे हैं। जब डाके और चोरियों की बातें की जाती है तो फिर वो इस तरह के जो है वो अपनी वजूहात बताना शुरू कर देती है। लेकिन फ्री रजिस्ट्रेशन अगर होती है तो फ्री रजिस्ट्रेशन सिर्फ हरासानी के जो हरासा किया जाता है उस केस तक महदूद है। जी। डकैती या चोरी की अगर वारदात हो जाए तो वहां पर फ्री रजिस्ट्रेशन का कानून जो है ना उन्होंने बनाया वो लागू नहीं होता। हाँ, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्यों क्राइम नहीं रुक रहा, जो आम शहरी की नजर में उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पुलिस अफसरान के मुसलसल तबादले हैं। अगर एक अफसर जो है वो एक महीने के लिए या 2 महीने के लिए एक जगह पे तैनात हुआ है तो उसके बाद उसको फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाता है। वो उस इलाके को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा होता तो उसके बाद दूसरी जगह उसको भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से अब पता नहीं उसको क्राइम जो है वो बढ़ता जाता है और उसको अपने इलाके का पूरी तरह इल्म नहीं हो पाता। अच्छा, उसकी एक और वजह ये भी है कि पुलिस जो नीचे जो अमला है वो जब तक ये पेड क्राइम है उसको नहीं रोकेगा उस वक्त तक ये जो क्राइम है ये बढ़ता ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। और पुलिस अफसरान जो है, दूसरी बात सबसे बड़ी जो बात है वो क्यों क्राइम बढ़ता जा रहा है उसकी वजह ये है कि कन्विक्शन रेट नहीं है। जो मुल्जमान पकड़े जाते हैं उनको अदालतों से सजाएं नहीं होती, उसकी वजह ये है कि पुलिस की नाकस तफ्तीश की वजह से वो अदालतों से रिहा हो जाते हैं। अगर उनकी तफ्तीश अच्छी की जाए, लेकिन जो कि तफ्तीशी अफसरान जो होते हैं वो मुल्जमान को सपोर्ट करते हैं, उनको वहां से पैसे मिलते हैं, मुद्दई से उनसे पैसे नहीं मिलते, मुल्जमान से पैसे मिलते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं और वही मुल्जमान आकर दोबारा वही क्राइम दोबारा दोहराते हैं। अच्छा रियाज साहब, आपने यहाँ पर ये बात की है कि जो है पुलिस के तबादले कर दिए जाते हैं, तो यकीनन अगर कोई भी जुर्म होता है किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में, तो उनके जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका भी तो बड़ा हाथ होता है ना इसमें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अगला साल जो है जो इसको इलेक्शन का साल कहा जा रहा है। जी जी। जाहिर है जो सियासी लोग हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो उनके इलाके में डीपो लगे, जो एसपी लगे या कोई आरपीओ लगे तो वो उनकी मर्जी के मुताबिक हो, और उनकी कोशिश भी यही होती है कि वो अपना असर रसूख जो है वो इस्तेमाल करें। और बाज़ जो है वो सियासतदान जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल भी करते हैं और अपनी मर्जी के अफसरान भी तैनात करवाते हैं। हम यहाँ पर किसी को मरूदे इल्जाम नहीं ठहराएंगे, लेकिन बात यह कि आपका सिस्टम ऐसा क्यों है कि जिसकी वजह से जो सियासतदान है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। पुलिस की कमजोरियां हैं जिसको पुलिस अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फिर जो सियासी लोग हैं इनका सहारा लेते हैं, और सियासी लोग ही फिर इनको जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं, वो अपने इलाकों में तैनात करवाते हैं। अगर उनका कोई जो करीबी जो वोटर या सपोर्टर है वो पकड़ा जाता है तो फिर वो उनको ले भी जाते हैं, कहते हैं नहीं ठीक है इनको छोड़ दें, मेरी जमानत पे छोड़ दें अगर वो जुर्म करता है। तो इस तरह के वाकयात जो हैं फिर होते हैं और क्राइम बढ़ता है। और पुलिस अफसरान जो सियासी रसूख की असर रसूख की वजह से ही बाज़ इलाकों में तैनात होते हैं। और ये सब अब आप पिछले चंद अखबार देख लें तो वज़ीर आला पंजाब में इनके इंटरव्यू करते थे और इंटरव्यू के बाद उनको तैनात किया जाता था। अब भी कुछ सूरत हाल इस तरह की है, लेकिन अब ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इसके बावजूद भी अब भी जो तबादले होते हैं वो उनमें कुछ कहीं ना कहीं आपको सियासी और असर रसूख नजर आ रहा होता है। जी अवान साहब, माशाल्लाह मैं माफ चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगला साल इलेक्शन का आ रहा है और इलेक्शन के दिनों में यकीनन हर इलाके का जो मेंबर है उसकी ख्वाहिश होगी कि डीपीओ उसका अपना हो, एसएचओ उसका अपना हो और वो मुदाखलत करेंगे। लेकिन इस हालात में आईजी पुलिस पंजाब राव सरदार जो कहा जाता है कि किसी की बात नहीं सुनते, मेरिट पर काम करेंगे, ये अपनी साख बरकरार रख पाएंगे? जी यूनुस बाग साहब, मैं आपको बात बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है, ये जो मौजूदा आईजी हैं बड़े अपराइट हैं, बड़े ईमानदार हैं और ये भी बड़े प्रोफेशनल हैं। लेकिन बात ये है कि वही पुलिस अफसरान हैं जो इस सूबे में घूम रहे हैं, कभी वो इनको इधर तैनात किया जाता है, कभी इस तरफ तैनात किया जाता है। लेकिन बात ये जब वज़ीर आला का हुक्म हो, हाँ दूसरी बात ये कि अगर उनको कोई अफसर पसंद नहीं आ रहा आईजी पंजाब को, वो देखते हैं कि ठीक है क्राइम इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो दूसरा ऑफिसर को वहाँ पे तैनात करते हैं। तो कुछ मजबूरियां उनकी भी शायद उनको मजबूरियां सामने आती हैं, शायद वो मजबूरियां या मसलतें हों जिसकी वजह से वो ना ऐसा कर पा रहे हों। लेकिन बात ये कि इन मौजूदा आईजी पे ये कहना कि ये दबाव जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे, वो दबाव तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अफसरान में भी इतनी क्वालिटीज नहीं है, अफसरान की वो ट्रेनिंग ही नहीं है क्राइम कंट्रोल करने वाली। जो मौजूदा अफसरान है, बहुत से ऐसे अफसरान हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है वो नहीं कर सकते। अब देखें, अगर ऐसा होता तो श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, वो भी जिसकी वजह से आज तक हम क्रिकेट
کے میدان جو آج تک وہ اسی طرح مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے. اسی طرح بہت بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں, مطلب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, تو یہ کس طرح ہوا؟ یہ ایسے واقعات ہیں جو پولیس کے لیے جو ہے وہ دبا بن چکے ہیں, اور پولیس کے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہ ایسے بڑے واقعات ان کے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے. اگر پولیس میں وہ ٹریننگ ہو, پولیس کی وہ پراپر تربیت ہو, پولیس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو, تو اس طرح کے واقعات بھی نہ ہوں, اور میرا خیال ہے پولیس کو شاید سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال بھی نہ کرنا پڑے. جی ایوان صاحب, آپ کی مہربانی, آپ جس طرح بتا رہے ہیں میں یہاں بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمانڈر ہے جب وہ کام کرتا ہے تو وہ جب اس نے اپنی بات منوانی ہو تو وہ کسی کو آڑے نہیں آنے دیتا. یہی ہی مشہور تھا راؤ صاحب کے متعلق کہ سردار علی خان کو لگایا گیا ہے, یہ گورنمنٹ اگر اس کی پالیسی کو مد نظر رکھے گی تو یہ کام جاری رکھیں گے, ورنہ یہ معذرت کر لیں گے. گجرانوالہ میں جو سی پی او لگایا گیا عوام صاحب, وہ ایک ایس ایس پی عہدے کا افسر ہے, وہاں پوسٹ ڈی آئی جی کی ہے. ابھی جو موجودہ پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اس میں اس کا نام بھی نہیں تھا. ایک جونیئر پولیس افسر کو جب آپ تعیناتی دیں گے, ان کا کمانڈر رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اور دوسری بات میرے جو ذہن میں ہے, جو میرا مشاہدہ ہے کہ جس طرح حکومت بیساکھیوں پر قائم ہے, مثلا اس کے اتحادی ہیں, انہوں نے پرویز لائی کو بھی خوش رکھنا ہے, انہوں نے پرویز لائی کے علاوہ جو باقی ان کے اتحادی ہیں ان کو بھی انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اب وہ کیسے انہیں ناراض کریں گے؟ پرویز لائی کہیں گے کہ جو گجرات میں بندہ تعینات ہو وہ میرا ہو, جو گجرانوالہ میں بندہ تعینات ہو وہ میرا ہو. طارق بشیر چیمہ کہے گا کہ جو بہاولپور میں بندہ تعینات ہو وہ میرا ہو, اور ہو رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو سی پی او گجرانوالہ ایک جونیئر افسر کی, ہمارے پاس اتنے ڈی اے جی پڑے ہوئے ہیں, تو محکمے میں بددلی پھیلی ہے اور راؤ صاحب نے کوئی رکاوٹ ہی پیدا نہیں کی. تو صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ راؤ صاحب کوئی جو ہے نا وہ اپنی شہرت برقرار رکھ پائیں گے, اور وہ جو مشہور ہے اس کے متعلق کہ جی وہ کسی کی بات نہیں سنتے. بھائی ان کا کام تھا جہاں غلط کام ہو رہا ہے مداخلت کریں. اب دیکھیں انہوں نے ایک جب گورنمنٹ کا پھڈا پڑ گیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ, تو چیف الیکشن کمشنر کا پھڈا پڑتے ہی انہوں نے اس کے ایک قریبی رشتہ دار جو یہاں مالٹون انویسٹیگیشن میں تعینات تھے زہیب رانجھا, اس کو یہاں سے اٹھایا راجن پور پھینک دیا ہے. تو یہ تو سیاسی انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. جی آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں یونس بار صاحب, میں آپ کو ایک بات ہوں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر پولیس کی ٹریننگ پراپر ہو, پولیس کے فیصلہ سازی کی ان میں اہلیت ہو, تو وہ آپ کو کبھی کسی سیاسی اثر رسوخ کا آپ جتنا مرضی سیاسی اثر رسوخ آپ برداشت کر لیں گے. لیکن جب آپ میں وہ تربیت ہی نہیں ہے, وہ صلاحیت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی, تو پھر آپ کو اس طرح کے تو فیصلے ماننے بھی پڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایس ایس پی وہ گجرانوالہ میں لگا دیا. کہ مجھے یہ بتائیں لاہور میں اس سے پہلے سابق ادوار تھا, وہاں پر ڈاکٹر حیدر اشرف بھی ایس ایس پی لاہور تھے, وہ ڈی آئی جی آپریشن کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہ پہ ایسے فیصلے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پولیس افسران اچھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول دوسرے پولیس افسروں سے زیادہ اچھا, تو اس کو وہاں پر تعینات کر دیا جائے, کیونکہ اس علاقے میں جرائم زیادہ ہے تو اس کا کنٹرول زیادہ, یہ زیادہ اچھے فیصلے کر لے گا, تو اس لیے وہاں پر تعینات کر دیا جاتا ہے. یہ ویسے کوئی عجوبے کی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جو افسر وہاں پر تعینات کیا جا رہا ہے اس کی اہلیت کیا ہے, اس میں صلاحیت کتنی ہے کرائم کنٹرول کرنے کی. اگر اس میں اہلیت اور صلاحیت ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں یہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور اہلیت بھی نہیں ہے تو وہاں تعینات کیا جائے, تو پھر اس پہ سوال اٹھنا چاہیے. نہیں عوام صاحب, میری بات تھی یہ کہ مداخلت کی, جس طرح گورنمنٹ بیساکھیوں پر قائم ہے, اسی طرح ادارے بھی جو ادارے ہیں نا وہ بھی بیساکھیوں پر چل رہے ہیں. کسی بھی ادارے میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آئی جی صاحب اپنی مرضی, آئی جی صاحب کو پتہ ہی نہیں آر پی او کون تعینات کیا جا رہا ہے, ڈی پی او کون تعینات کیا جا رہا ہے. جب آئی جی کو یہ پتہ نہیں ہوگا تو وہ ان سے اپنی مرضی کا کام کیسے لیں گے؟ یہ یونس بار صاحب, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ فیصلے جو ہیں اب سے نہیں ہو رہے, یہ فیصلے سابق ادوار میں بھی ہوئے ہیں, اس موجودہ گورنمنٹ میں بھی ہو رہے ہیں. اور موجودہ گورنمنٹ کا تو نعرہ یہی تھا کہ ہم کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں کریں گے, رائٹ مین رائٹ پلیس, یہ ان کا نعرہ تھا. ہم لوگوں کو انصاف دلوائیں گے. لیکن ابھی تک جو سابق ادوار کا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا ہے. کہیں جو ان کے نعرے تھے, جو ان کا منشور تھا, وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا. شاید اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خاصے پریشان بھی ہیں, اور شاید کرائم بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اچھا ریاض صاحب, یہاں پر یہ بتائیے گا کہ یہ جو جرائم ہیں یہ تو میرے خیال میں کسی بھی دور حکومت میں کنٹرول نہیں کیے جا سکے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ, کیسی کیا وجہ ہے؟
अब देखिए बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक पेड क्राइम जो है ना वो आप नहीं रोकेंगे उस वक्त तक ये क्राइम नहीं रुकेगा। दूसरी बात, बेरोजगारी में इजाफा ये मानने वाली बात है, लेकिन बात ये है कि हमसे भी ज्यादा लोग जो है, हमसे भी ज्यादा लोगों जो दूसरे ममालिक वहाँ बेरोजगारी है, लेकिन वहाँ क्राइम देखो ये नहीं है। हमें अपने जो शहर हैं, जो हमारे इलाके हैं, या सूबा है या पाकिस्तान है, उनको डी वेपनाइज करना पड़ेगा आपको क्राइम रोकना। तो जब तक ये आप असले से पाक नहीं करेंगे, लोग कितना आप किसी को असला दिखाते हैं वो खौफ से बैठे, आपको जो मर्जी आप ले लें, उससे पैसे ले लें, उसका घर लूट लें, कोई मसला ही नहीं। हर बंदे के पास असल, मैं कल की आपको मिसाल देता हूँ, कल ये लाहौर मिल्लत पार्क में एक बंदा जो कत्ल हुआ है वो अदालत से पेशी पर वापस आ रहा था। वो बताते हैं कि जब हम अदालत से बाहर निकले 6 बंदे 3 मोटरसाइकिलों पर उनका पीछा कर रहे, 6 के 6 बंदों के पास असला था। और आप लाहौर की जो इस वक्त फोर्स है वो 40,000 के करीब लाहौर में पुलिस फोर्स तैनात है, जिसमें डॉल्फिन फोर्स भी है, पीरू फोर्स भी है, सबसे ज्यादा इक्विप्ड फोर्स जो है वो लाहौर में है। इसके बावजूद मिल्लत पार्क के इलाके में बड़े बाजार में दिन दिहाड़े आप वो 6 बंदे गाड़ी में सवार मुसल्लह जो 6 शख्स हैं, वो गाड़ी में सवार जो लोग हैं उन पर फायरिंग करते हैं, वो उसको वहीं पर कत्ल कर देते हैं और दिन दिहाड़े। ये क्या बात है, क्यों है? इसलिए कि आपका कहीं भी आपकी पुलिस का कंट्रोल नहीं है, कहीं भी आप जो पीरू बनाई हुई है, डॉल्फिन बनाई हुई है, वो कोई काम नहीं कर रही। और आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको, हमारी मोटरसाइकिलें खराब हैं, इसमें पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, अब नई मोटरसाइकिलें नहीं आ सकी। ये वजह नहीं है। हम टैक्स देते हैं, अवाम टैक्स देते हैं इसलिए कि उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जब आप टैक्स दे रहे हैं और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो आपकी कमजोरियां, आप अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए नित नए बहाने ढूंढते हैं। और वो बहाने जो हैं वो कब तक आप इस तरह चलाते हैं, आप लोगों को सब समझ आ चुका है कि पुलिस की इतनी अहलियत नहीं है, इनकी प्रॉपर तरबियत नहीं है, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। ये सब उसी वजह से है। अवान साहब, आपने देखा होगा कि सारी पुलिस तो अपनी कारकर्दगी की खबरें चलाने पर लगी हुई है। एक काम करने, वो सोशल मीडिया पर भी, हैंड आउट भी, सारे, किसी की जो असल काम करने की ज़रूरत है उस पर तो तवज्जो ही नहीं है। जिस ख़ानदान का अब ये मिल्लत पार्क में आप बता रहे हैं कत्ल हो गया है, उसके लिए तो देखें नहीं, वो कहते हैं नहीं ये महकमा पहाड़ में जाए, ये गवर्नमेंट पहाड़ में जाए, उनके लिए तो क़यामत आ गई ना। लाहौर जैसे शहर में 6 बंदों का असला लेके चलना और कचहरी से लेके मिल्लत पार्क तक पहुंच जाना, ये कहाँ का हम कहेंगे कि जी अमन अमान की सूरत बेहतर है। हाँ जुल्फर साहब, ये देखें मैं आपको, ये 6 बंदे जो फायरिंग करके बंदे को कत्ल कर गए हैं और उनको अब वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे यार हम भी असला उठाते हैं, अपना बदला ही लेना तो फिर हम ऐसे लेते हैं, हम भी इनका बंदा मार देते हैं। तो फिर क्या, दुश्मनियां बढ़ेंगी, क्राइम बढ़ेगा, वारदातें भी होंगी। वो जो जाहिर काम थे वो मुलाजमत तो नहीं करेंगे, वो डाकू चोरियां करेंगे, डकैतियां मारेंगे, चोरियां करेंगे, वहां से पैसा इकट्ठा करेंगे, असला खरीदेंगे और लोगों को मारेंगे, या फिर वो भत्ता लेना शुरू कर देंगे, या वो कब्जा शुरू कर देंगे। ये इस तरह के काम जो है वो दिन ब दिन बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे जब तक आप मुकम्मल तौर पर उन इलाकों को आइडेंटिफाई करने के यहाँ क्राइम है, उन इलाकों में आप फोर्स बढ़ा दें, उन इलाकों से उनको डी वेपनाइज करें, वहां पर उन लोगों को गिरफ्तार करें। जहां आपने थानों में ड्यूटियां लगाई हो तो जो जराइम पेशा को जहां पर आकर ड्यूटी जो है वो हाजिरियां लगाए, कौन लगाता आते हैं हाजिरियां? वो पैसे देके चले, उनके बंदे आते हैं, वो पैसे देके चले जाते हैं हाजिरी। जी रियाज साहब बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे थे। और नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले जो है वो रियाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमसे बात भी कर रहे थे। यहाँ पर यूनुस साहब, जो रियाज साहब की तरफ से बात की गई कि जो डकैती होती है या जुराइम होता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो महंगाई भी होती है। तो यहाँ पर आज मुझे एक बात याद आ गई है कि आज का वाक़या है सादिकाबाद का, ये उसका कोई नवाही इलाका है, लाड़ी अड्डा के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पर ये हालात है कि चोर आए हैं और चक्की से आटा जो है 10 बोरे लेकर फरार हो गए हैं, जबकि जो मालिक था उसकी तरफ से ये कहा गया था कि जो मशीनरी है वो लाखों रुपए की मशीनरी है। तो चोरों ने मशीनरी नहीं चुराई बल्कि आटे के 10 बोरे लेकर जो है वो फरार हो गए। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वजह जो है जुराइम में इजाफे की वो महंगाई भी है कि लोग जो है वो महंगाई से तंग आ चुके हैं कि क्या किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और दूसरी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि इनकी कोई ट्रेनिंग्स होनी चाहिए जिससे उनको ये, उनमें इतनी अहलियत और सलाहियत होनी चाहिए कि वो सियासी असर और रसूख जो है वो उसको बर्दाश्त कर सके। ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपको बताता हूँ इरम के, जब ये हमारे पुलिस अफसर महकमे में आते हैं तो इनसे एक बाकायदा हलफ लिया जाता है, इनकी बाकायदा पहले ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो सर फिर वो हलफ और वो ट्रेनिंग वो सब कहाँ जाती है? वो हलफ जो होता है वो ये होता है,
یہ ریاست کے ملازم ہیں، سرکار کے ملازم نہیں ہیں. جی بالکل. جب یہ سمجھیں گے کہ ہم ریاست کے ملازم ہیں تو کام چل پڑے گا، جب تک یہ سمجھیں گے کہ ہم سرکار کے ملازم ہیں اس وقت تک کام ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ صادقہ باغ، یہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے. بہت افسوسناک ہے. یقیناً جو لوگ وہاں سے آٹا چرا کے لے گئے ہیں یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان کے گھر کا کیسے کچن چل رہا ہے اور وہ کتنے پریشان ہیں. جبکہ وہ مالک کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مشینری اتنی مہنگی ہے، جو چیز ہے وہ چھوڑ گئے ہیں اور صرف آٹا لے گئے ہیں. تو دیکھیں بے روزگاری جو بڑی ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی تو حکمرانوں کا کام ہے. بالکل. اداروں کو درست کرنا، وہاں اچھے افسر تعینات کرنا، اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ بھی تو وقت کے جو حاکمین ہیں ان کا کام ہے. جی بالکل. تو جب حکمران ہی بیساکھیوں پر موجود ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹانگے کی جس طرح کہتے ہیں پکڑی دکڑی سواریاں بٹھائی ہوئی ہیں، تو وہ کیسے سلسلہ چلے گا؟ اب جب پرویز لائی انہیں دھمکی دے گا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا تو پرویز لائی جو بھی نام دے گا انہیں بندہ لگانا پڑے گا. بالکل. جب بہاولپور میں بیٹھا جو بندہ پرویز لائی کا ہے، جو وفاقی وزیر بھی ہے، وہ کہے گا میرا یہاں RPO لگائیں، تو وہ شہرت اس کی اچھی ہے یا نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ بلیک میل ہو کے اس کو لگائے گی. حکومت کو جو بھی حکومت ہو، عمران خان کی بات نہیں کر رہے گے خالی ہم، اس طرح کی حکومت کرنے سے بہتر ہے نہ کی جائے. جب آپ کو لوگ بد دعائیں دیں، جب آپ کو لوگ برا بھلا کہیں تو یہ وقت کے حاکمین کے لیے کوئی اچھائی تو نہیں ہے. جی. جب آپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے، جب آپ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، جو بندہ آٹا لے کے گیا ہے اس کا دل تو نہیں کرتا تھا کہ وہ اس طرح چوری کر کے وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے تھوڑی سی رقم کا ایک سامان چوری کر کے لے گیا ہے. اگر کوئی بڑا گینگ ہوتا، بڑا گروہ ہوتا تو پورا سامان اٹھا کے مشینی بھی ساتھ لے جاتے. میں کہتا ہوں یہ تو چلو بڑے شہر سے دور دراز علاقوں کی باتیں ہیں. آپ لاہور کے حالات دیکھ لیں کہ یہاں صورتحال بڑی افسوسناک ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وارداتیں بڑی ہیں، بے روزگاری بڑی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا تو ریاست کا کام ہے. جب تک اس کو موجودہ ریاست جو ہے اس پہ نوٹس نہیں لیتی، مہنگائی پہ قابو پانا حکمرانوں کا کام ہے. حکمرانوں کا کام ہے. بالکل. اچھا صاحب، ہم آپ کی بات کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے، لیکن یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے مشرف شاہ نے جو کہ سینئر کرائم رپورٹر ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو FIR کا اندراج ہے یہ یقینی نہیں بنایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کرپشن جو ہے یہ کیوں نہیں ختم ہو سکی اور یہ تھانہ کلچر جو ہے یہ ابھی تک کیوں نہیں تبدیل ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. جی دیکھیں، موجودہ حکومت نے تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے جو ریفارم کمیشن تشکیل دیا تھا وہ عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکا. جی. تھانوں میں آج بھی کرپشن، مقدمات درج نہیں ہو رہے. اب پولیس افسران روزانہ وزٹ کر رہے ہیں تھانوں کا، لیکن جو ہی وہ تھانوں سے نکلتے ہیں حالات جوں کہ توں ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. تھانوں میں کرپشن ویسے ہی ہے، منتھلیاں چل رہی ہیں. بالکل. پوسٹنگ ٹرانسفر کا عمل ہی ان سے درست نہیں ہو سکا، اور ریفرنس کے ساتھ ان کے ساتھ پوسٹنگ جو کر رہے ہیں. اور کرپشن اس قدر اس دفعہ بڑھ چکی ہے اس بار موجودہ حکومت کی یہ نااہلی ہے کہ وہ لاہور میں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے اور اس کے جو بالکل روزانہ وہ وزٹ کر رہا ہے، صفائیاں دیکھ رہا ہے، لیکن لاہور میں جو شہری لوٹے جا رہے ہیں تھانہ کلچر کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ نظر نہیں آ رہا. اسے وہ بالکل وہ رپورٹ کوئی نہیں بھیج رہا، اور اسے سب اچھا کی رپورٹ جاری کی جا رہی ہے. تھانوں میں شہری آج بھی موٹر سائیکل چوری جو اس کا ایک بالکل میرٹ پہ مقدمہ درج ہونا ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ دھکے کھاتا ہے اور وہ ریفرنس ڈھونڈتا ہے کہ میرا موٹر سائیکل کا پرچہ درج ہو جائے. تھانوں میں آج بھی ابھی پچھلے دنوں بھی گلشن اقبال میں ایک واقعہ سامنے آیا تشدد کا، اور اس کے بعد کرپشن کا واقعہ سامنے آیا، لیکن موجودہ حکومت بالکل نااہل ہے. اس میں یہ ان کی ریفارم بالکل زیرو ہے. جی جس طرح یہ مشرف شاہ صاحب بتا رہے ہیں، جی شاہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب تک افسروں میں فیصلہ سازی کی قوت نہیں آئے گی، جب تک افسر بولڈ فیصلے نہیں کریں گے، جب تک بڑے لوگ جو ہیں اس میں ان کو لٹکایا نہیں جائے گا. مثلا SP DSP کو پتا ہوگا کہ میرے علاقے میں SHO اگر خرابی کرے گا تو میں مرتکب قرار پاؤں گا اور میری ACR خراب ہوگی اور مجھے پنشمنٹ کے طور پر یہاں سے تبدیل کر دیا جائے گا، تو وہ یقیناً پوری کوشش کرے گا کہ تھانے میں کام اچھا ہو. وہ یقیناً کوشش کرے گا کہ FIR ہو.
یہ سارے حالات اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ فیصلہ سازی میں پرابلم ہے. فیصلہ کرنے والے جو افسران ہیں وہ تو اپنی نوکریاں بچانے میں لگے ہوئے ہیں. جو اچھے پروفائل کا مالک ہوتا ہے اس نے تو کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی مجھے ضرور تعینات کیا جائے, اور نہ ہی اسے خوف ہوتا ہے کہ اسے ہٹایا جائے. یہاں تو پورے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جو بھی تعیناتی لیتا ہے سفارش کے بل بوتے پر تعیناتیاں لے رہا ہے. موجودہ حکمرانوں کے دور میں جو کرپشن ہو رہی ہے یہ تاریخی کرپشن ہے. کوئی بھی بندہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بندہ ان کو یہ نہیں کہتا کہ حکومت جو ہے یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. شری ہم کیسے یقین کر لیں گے کہ موجودہ آئی جی صاحب جو آئے ہیں یہ کرپشن کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ موجودہ آئی جی صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں جو سابقہ کر کے گئے ہیں. ابھی تک مجھے تو ان کا کوئی بولڈ فیصلہ نظر نہیں آیا سامنے. بالکل یونس صاحب, موجودہ آئی جی بلا شبہ ایک محنتی پولیس افسر ہے, لیکن کوئی ایسا اقدام تو انہیں کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے کرپشن رکے, تھانہ کلچر میں تبدیلی واضح ہو, پرچے کا اندراج بر وقت ہونا چاہیے. ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا ایسا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ایک بھی ایسا نوٹس نہیں لیا, ایک بھی ایسا نوٹس نہیں لیا جس سے کسی پولیس افسر کو انہوں نے عبرت کا نشان یا کوئی ایسا کوئی وزٹ کیا ہو جس سے کوئی کسی کو میسج آئے لاہور پولیس کو, پنجاب پولیس کو, کہ آئی جی صاحب اس چیز کا مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ مقدمات درج نہیں ہو رہے. کوئی ایسی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی جس سے کوئی کرپشن رکنے میں کامیاب ہو. جس طرح شری آپ نے کہا آئی جی صاحب کرتے ہی یا ان کے متحد جو نائب ہیں ان کے, جس طرح سی سی پی او صاحب ہیں, آر پی او صاحبان ہیں, ڈی اے جی صاحبان ہیں, جب وہ اپنے وزٹ کرتے ہیں 2-4 بندے حوالات میں پکڑ کے دے کے آئیں اور وہ میسج آئے باقی ملازمین کو کہ بھائی ہم نے پیسے لیے ہیں, یہ دیکھیں ان کو اندر کیا, کل کو ہم بھی ہو جائیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے شری. میرا نہیں خیال کہ یہ آئی جی بھی اپنی شہرت برقرار رکھ پائیں گے. یہ بھی جس طرح باقی آئی جی فارغ ہو گئے ہیں, 1 مہینہ ان کو گزرنے کو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایوریج کوئی بھی 6-7-8 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں گزار رہا. تو راؤ صاحب کو اب سٹینڈ لینا چاہیے. یہاں تو جو بات تنقید کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ جناب انٹی پولیس ہو گیا ہے, یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا. لیکن جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ واقعات در پہ پیش آ رہے ہیں, تو یہ در پہ واقعات پیش آنے سے حکمرانوں کی تو اپنی گڈ گورننس خراب ہو ہی رہی ہیں, لیکن ادارے تباہ ہو گئے ہیں. محکمہ پولیس خاص طور پر تباہ ہو گیا ہے. تو جب تک آئی جی صاحب خود سٹینڈ نہیں لیں گے, اپنی کمانڈ جو ان کی ہے وہ یہ باور کرانے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ بھائی اس ادارے کا میں جو کمانڈر ہوں, جو فیصلہ کروں گا وہی ہوگا. یہ ملازم ریاست کے ہیں نہیں ہیں, ریاست کے ملازم ہیں, سرکار کے نہیں ہیں. یہ خود کو ملازم سمجھتے ہیں کہ سرکار کے ملازم ہیں. انہوں نے جو حلف دیا ہے اس کی پاسداری نہیں کی جا رہی. جی شاہ جی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آئی جی پنجاب کو اب 1 ماہ گزر چکا ہے. اب وہ ان کا وہ کیا کہتے ہیں ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے. انہیں باہر نکلنا چاہیے. سارا دن آفس گھر سے آفس اور آفس سے گھر, صرف وہ نکلتے ہیں آفس سے فیتا کاٹنے کے لیے. یعنی کہ وہی کام ہو رہے ہیں شری, کہ وہی ہینڈ آؤٹ, وہی چیزیں, وہی جناب. پولیس کو تو کارکردگی کی بجائے وہ چیزیں نشاندہی کرنی چاہیے جو لوگوں کو مسائل درپیش ہیں. اب ہماری پوری فورس سپاہی سے لے کے آئی جی تک گورنمنٹ کو اپنی کارکردگی شو کرنے کے چکر میں ہے. کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا, کوئی ایسا اقدام کر کے ہی نہیں دکھایا جس سے لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ عوامی اقدام ہے. بالکل ایسے ہی. لاہور میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا ابھی تک جو افسران وزٹ کر رہے ہیں لوگوں نے اسے سراہا ہو. وہ جناب فوٹو سیشن ہوتا ہے, واپس جاتے ہیں, ان کے جو ترجمان ہیں, ان کی جو ٹیم ہے, وہ اس کو جناب سوشل میڈیا پہ چڑھا کے گورنمنٹ کو بھجوا رہی ہوتی ہے. بھائی لوگوں کو اس سے کیا, لوگ تو چاہتے ہیں بھائی ان کے کام ہوں. تھانہ کلچر تبدیل کرنا ہے تو لوگ جب جائیں انہیں عزت ملے. تو بھائی یہاں تو مقدمات درج کروانے کے ریٹ ہیں. آپ کتنے سینئر آدمی, آپ کوئی ایک واقعہ بتا دیں جب آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی شہری تھانے میں گیا اور اس کا کام پیسے دیے بغیر ہو گیا ہو. اگر کسی کا ہو گیا ہے تو وہ 2 مہینے کی ضلالت کے بعد ہوا ہوگا, ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی سی سی پی او کو, ڈی اے جی کو اپروچ کرنے کی بجائے تھانے میں 20,000 روپیہ دے دو, وقت بھی بچ جائے گا, کام بھی ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تھانہ محرر سے شروع ہوتی ہے کرپشن اور اوپر تک چلتی ہے. شری آپ بتائیں نا, آپ نے بھی اتنے سینئر آدمی ہیں, آپ نے بھی بڑے سائل کے ساتھ روزانہ کسی نہ کسی حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. کسی سائل کی بات سنائے نا جو پیسے دیتے ہیں. بالکل. میں پچھلے دنوں ایک کھلی کچہری میں گیا تو کھلی کچہری میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے درجنوں سائلین آئے ہوتے ہیں.
वो साहिल से मेरी बात हुई, साहिल ने एक वो टाउनशिप का साहिल था, उसने बताया कि मेरा किराएदार जो मुझे किराया नहीं दे रहा, अच्छा, लेकिन मैंने थाने दरखास्त दी, चक्कर पे चक्कर एंड मर्र ने मुझे कहा कि आप कोई हमें खर्चा लगाएं तो हम आपका काम शुरू करें। मुझसे उसने 5,000 रुपया लिया और मेरे वो किराएदार को मेरे से दरख्वास्त लिखवाई और किराएदार को फोन किया, थाने बुलाया और फिर मुझे जाके वो इंसाफ मिला। मतलब मोटरसाइकिल चोरी करवाने अगर कोई शहरी जाता है तो उसके भी वो पैसे देने पड़ते हैं मर्र को, FIR की कॉपी की फोटोकॉपी कराने के पैसे देने पड़ते हैं। कोई ऐसा काम नहीं थाने में, जो थाने में एंट्री पे संतरी बैठा है वो गोल्ड लिस्ट की सिगरेट मांग रहा है, ये हालात है इनके। शारी आप देखें, अब जो बंदा साहिल थाने में जाता है, अब जिस तरह आप बता रहे हैं उसने 5,000 दिया है, पुलिस ने क्या करना था, उसे एक कागज का टुकड़ा देना था, मोटरसाइकिल तो वापस नहीं करनी थी, लेकिन वो कागज का टुकड़ा लेने के लिए भी पहले धक्के खाता रहा है। फिर उसे थाने टाउनशिप से पता चला होगा कि जी आप फलां इलाके में खुली कचहरी लगी हुई है तो मैं वहां चला जाऊं, हो सकता है मेरी दादरसी हो जाए। तो वहां भी अगर जब खुली कचहरी लगती है, इस तरह की दरखास्तें सामने आती हैं, उसी वक्त ऐसे मुलाजमीन को अगर अंदर कर दिया जाए तो बाकी के लिए मैसेज होता है वो गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन भाई कौन करे, ये कोई काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही तो एक साहिल नहीं, ये रोजाना यानी कि हजारों साहिल ऐसे हैं। खुली कचहरी मेरा ख्याल फोटो सेशन है सिर्फ, वो एक वज़ीर आला का हुक्म जारी हुआ है कि जी तमाम अफसरान खुली कचहरियां लगाएं और वो उसकी वो कर रहे हैं और खुली कचहरी फोटो सेशन लगा के एक आध केस पकड़ते हैं, उसको मौके पे अहकाम जारी करके और खुली कचहरी मुकम्मल हो गई। शारी मैं आपको एक शारी यही मैं आपको एक खुली कचहरी की मिसाल देता हूँ, बताता हूँ। खुली कचहरी तो हर गवर्नमेंट में लगती रही है, नवाज शरीफ भी लगाते रहे हैं, शहबाज शरीफ भी लगाते रहे हैं, इससे जब पहले परवेज लाई थे वो भी लगाते रहे, जब मुशर्रफ आया वो भी लगाते रहे। एक साहिल पिछले दिनों जनाब उसने मेरे पास आया, कागजात लेके दफ्तर, उसने कहा कि जी मैं रहीम यार खान से आया, वज़ीर आला पंजाब की खुली कचहरी लगी हुई थी, मैंने सोचा मेरा बेटा अगवा हुए 3 साल गुजर गए हैं तो हो सकता है बाजियाब हो जाए, बरामद हो जाए, पता चल जाए। मुझे आज तक नहीं पता चल रहा कि मेरे बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया है, FIR अगवा की हुई है, किसी पुलिस ने कोई नोटिस ही नहीं लिया आज तक। मैंने कहा जी फिर क्या हुआ? कहता है मुझे बड़ी आस लग गई कि जी CCP अपना वज़ीर आला पंजाब की खुली कचहरी लगी है तो अब तो दादरसी जरूर होगी। कहता है वो रूटीन की कार्रवाई हुई जनाब, मैं मकामी DPO के पास गया, उन्होंने लिख दिया, DPO ने वही कहा जी DSP को, कहता उसी SHO के पास दोबारा भेज दिया मुझे, जो SHO रोज मुझे कहता है बाबा तू फिर आ गया है। कहता है जी मैं बड़ा परेशान होया, फिर मैंने पता लगा जनाब IG ऑफिस भी कोई खुली कचहरी लग दी है। आंदा मैं किन्ने दिन IG के दफ्तर के बाहर धक्के खान तो बाद एक दिन मैंने खैर शिनाख्ती कार्ड दिखाने के बाद मुझे अंदर जाने का मौका मिल गया जनाब, फिर मैंने दराज दी। कहता है फिर वही दराज जनाब वहां से चली, फिर उसी SHO के पास चलते चलते पहुंच गई। तो भाई ये तो खुली कचहरियां हैं। अब जो साहिल बेचारा 3 साल से धक्के खा रहा है और वो CCP अपना वज़ीर आला पंजाब के यहाँ भी पेश हो गया, IG ऑफिस में भी पेश हो गया है, तो वो उसका क्या वो गवर्नमेंट के मुतल्लिक मैसेज है? ये दरखास्त है जब वज़ीर आला और IG पंजाब से शुरू होकर दोबारा फिर वो थाने और थाने SHO के पास फिर मर्र के पास पहुंचती है, उस टाइम तक इनका रेट भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा बाबा जा जड़ा जो तू लाना ला लिया जा, तू IG को भी होए हैं तो वज़ीर आला पंजाब को भी होए हैं, हुण तेरा करने इलाज। तफ्तीशी साहब फरमाते हैं कि जी आप SHO के इलम में आ गया हुआ है, उनको भी हिस्सा देना है, DSP के इलम में आ गया उसको भी हिस्सा देना, अब रेट बढ़ गया है, रेट पे रेट बढ़ जाता है इनका साथ ही एप्लीकेशनों पे। तो शारी ये जब तक थानों में आप कोई तगड़े बंदों को सजाएं नहीं देंगे, तगड़े बंदे नहीं लगाएंगे तो मुमकिन नहीं है ये निज़ाम जो है दुरुस्त तो नजर नहीं आ रहा। यहाँ जितने SHO जो जिसको समझते हैं ना क्राइम फाइटर, जिनके नाम है बड़े बड़े SHO जो पोस्टिंग टू पोस्टिंग का, उनका उतना ही रेट बढ़ा है। वो जिस थाने में क्राइम रोकने के लिए जिस थाने को बड़ा थाना समझा जाता है, जहाँ क्राइम बहुत ज्यादा है, वहाँ तगड़ा SHO लगाया जाता है, उसका उतना ही रेट बढ़ जाता है। यहाँ वो क्राइम रोकने के लिए नहीं जाता SHO, यहाँ अपना वो अपनी फीसें बढ़ाने के लिए जाते हैं, अपनी करप्शन बढ़ाने के लिए जाते हैं, उतना ही रेट। आप ठीक कह रहे हैं शाजी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिस थाने का जितना बड़ा नामवर SHO लगाएंगे वो उसी तरह की कार्रवाई डालेगा कि आम SHO की बजाय उसकी फीस ज्यादा होगी। बिल्कुल वो उस तरह का काम करेगा, उसके मतहत उस तरह की उसको पकड़ के पिटाई करेंगे कि जो लोग वहां फंसे हुए होंगे वो वाकई उस हिसाब से ज्यादा पैसे देने पर मजबूर होंगे।
ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा यूनुस साहब, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात जो है वो इन्होंने की है कि अगर आप थाने में जाते हैं तो वो गोल्ड लीफ की एक डिब्बी मांग लेते हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ गोल्ड लीफ नहीं, वहाँ पर तो चाय के पैसे भी मांग लिए जाते हैं। यानी कि उनका कहने का मकसद ये है कि सिपाही जो थाने के गेट पर बिठाया है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को आने वालों को खुश आमदीद कहना है, और उसका काम तो ये है ना किसी से पूछे कि भाई आप किस तरह आए हैं, किस तरह से वो पूछे कि जी मेरा ये नुकसान हुआ है, मैंने एसएचओ को मिलना है, वो एसएचओ को मिलाए। वो पहली बात ये है कि उसको अंदर ही नहीं जाने देगा, अंदर ही नहीं जाने देता। वो फिर अगर बड़ी मुश्किल से जाने भी दे तो वो यकीनन अपनी फीस लेगा फिर जाने देगा। मसलन जिस तरह अभी हमारे क्राइम रिपोर्टर शाह जी जो बड़े सीनियर आदमी हैं, उन्हें अरसा हो गया है काम करते हुए, वो जो बात कर रहे हैं 100% दुरुस्त है, वाकई रोज ये वाक़यात पेश आते हैं। तो उस फिर वो क्या करते हैं, वो बाबा होर कख नहीं तो सानू सिगरेट ही पिया। यानी कि ये बात है कि वो सिगरेट तक भी लेना नहीं, कहते कुछ ना कुछ तो ले लिए आया है। तो सर यकीनन बहुत सारी जो है वो, तो ऐसे हालात में आप कैसे इस्लाहत ला सकते हैं? ऐसे हालात में तो मुमकिन लेकिन नहीं लाना तो जरूरी है ना, क्योंकि आईजी पंजाब जो है वो तो बहुत बात चेंज हो चुकी है, उनके दावे भी बहुत सामने आते रहे हैं कि हम जो है वो इस फोर्स को ठीक करेंगे। मेरे ख्याल में जब डॉल्फिन फोर्स जो है उनकी तैनाती की गई थी तो यही सोचकर की गई थी कि जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उनमें कमी लाई जाए, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रीट क्राइम ही हो रहे हैं। आप देख लें, आए रोज जो है वो खवातीन से कभी पर्स छीने जा रहे हैं, कभी जो है वो गन पॉइंट पे रकम छीनी जा रही है, रोजाना की बुनियाद पर न जाने कितने वाकयात होते हैं। अब जो डॉल्फिन फोर्सेस के पास हमारी जो फोर्स है, इतनी हैवी बाइक्स हैं जी, वो 6 लाख मालियत से कम नहीं है, इतने पैसों में गाड़ी आ जाती है। लेकिन उनको मकसद मोटरसाइकिल देने का कि रश के इलाकों में वो जल्दी से गुजर के जैवकुआ पे पहुंचे, मुसलमान का घेराव करे। लेकिन ये सारी बातें जो अमली तौर पे देखने में आती हैं, वो बड़ा सारा वहाँ सिनेरियो। और सर इनको तो डॉल्फिन फोर्स को तो अक्सर टिकटॉक बनाते हुए देखा है या बस बाइक्स पे चक्कर लगाते हुए देखा है, कभी नहीं सामने आया ये चीज कि इन्होंने कोई जो है क्राइम को रोकने में मदद की हो। ये क्या वजूहात है इसकी, आप क्या समझते हैं? इससे पहले हम रियाज अवान साहब से जब बात कर रहे थे, रियाज अवान साहब के बाद जब मुशर्रफ साहब से बात हुई है, यानी कि कोई भी इस बात पर इत्तेफाक नहीं करता कि महकमा पुलिस की सिमत दुरुस्त है। इसकी एक ही वजह है कि अदारों में जो सियासी पोस्टिंग हो रही है, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, जब तक कोई आईजी अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझेगा, आईजी साहब को कह देना चाहिए वज़ीर आला पंजाब को कि जिस बंदे की ये सिफारिश कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, सारी ये बंदा ठीक नहीं है। हाँ जी। तो आईजी के पोस्टिंग तो हो, ट्रांसफर तो वहां से हो सकती है, लेकिन आईजी का कद कार्ड इससे बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। आईजी को वज़ीर आला पंजाब, अच्छा मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, ये जो रियासत के मुलाजम है, जो पीएसपी अफसर है, इनको हमारी हुकूमत मुअत्तल नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। इनके इख्तियारात सलब कर सकती है, मसलन आईजी पुलिस पंजाब है, इनको हटाया जा सकता है, इनको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। आईजी के खिलाफ बड़ी भी कार्रवाई होगी तो आईजी को तब्दील किया जा सकता है, उसको ओएसडी बनाया जा सकता है। आईजी का जो ओहदा है इसका उतना ही बड़ा ज़र्फ होना चाहिए। आईजी को हुकूमत को गलत काम पे रजिस्ट करना चाहिए जी। अपने जो अच्छे अफसर हैं उनकी प्रॉपर इन्हें उस पर खड़ा होके कहना चाहिए कि ये मेरे अफसर अच्छे हैं, ये तब्दील नहीं होंगे, ये जो आप कह रहे हैं ये अच्छे नहीं है, इनको मैं तैनात नहीं करूंगा। अच्छा यूनुस साहब, यहाँ पर जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो फाइनल रिमार्क्स दीजिए आप। मैं तो यही कहूंगा कि जब तक अदारों में सियासी मुदाखलत खत्म नहीं होगी, हमारे अदारे ठीक नहीं हो सकते। जब तक अदारों में एसओपी के मुताबिक काम नहीं करवाया जाएगा, उस वक्त तक अदारे किसी सूरत भी ठीक नहीं हो सकते। महकमा पुलिस में जब तक आईजी अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक वो बड़े फैसले नहीं करेंगे, जब तक वो ये खाली फोटो सेशन जो आजकल चल रहा है इसका खात्मा नहीं होगा, असल काम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारे ना तो मसाइल हल होंगे, और उस वक्त तक ना तो थाना कल्चर तब्दील होगा, और उस वक्त तक ना ही लोगों के दरमियान पुलिस का जो इमेज है वो बेहतर होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब तक जो है आईजी पंजाब जो है वो इनकी इतनी मजबूत गिरफ्त नहीं हो जाती कि ये जो है उनको जो है पुलिस का महकमा जो है या कोई भी डिपार्टमेंट में है उसको बेहतर बना सके, तब तक डेफिनेटली तब्दीलियां जो हैं वो नामुमकिन हो जाएंगी। और इसी के साथ जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म हुआ। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।